10th का मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखिए कि इसमें क्या है नहीं है और थोड़ा बहुत बेसिक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9th में आपने पढ़ा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इतना 9th में था, यहाँ पर युग्म लग गया है, इसके बारे में भी समझाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 2x प्लस 5y बराबर 10, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर, तो चर दो है ना, चर यहाँ पर क्या है, x है और एक y है, तो दो चर है, तो दो चर में हो गया। तो दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब होता है कि चर का घात एक हो। तो ये x है, इस पर पावर एक है, कुछ नहीं है तो एक होगा। y तो यानी अकेला है, तो यानी कुछ नहीं है तो एक होगा। तो रैखिक का मतलब होता है कि चर की अधिकतम घात एक हो। ठीक है, और समीकरण, तो समीकरण के मतलब जानते हैं कि बराबर होता है LHS और RHS में। एक और समीकरण अगर यहाँ पर हम दे दे, जैसे मान लीजिए कि 10x प्लस 5y बराबर 3, तो ये क्या है, ये भी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, दो चर है, x है y है, तो दो चर हो गया, दोनों चर पर घात एक है तो रैखिक हो गया। और समीकरण, तो समीकरण फिर बराबर के बाद जीरो हो या कोई भी अंक हो, बराबर का चिन्ह देके तो वो समीकरण होता है। युग्म का मतलब हुआ कि देखिए ये दोनों समीकरण को हम लोग एक साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ अध्ययन करेंगे, उसी को युग्म बोलते हैं। और 9th में क्या होता है कि सिंगल समीकरण के बारे में हम लोग 9th में बातचीत करते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साथ दो समीकरण के बारे में बात करेंगे। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो दो समीकरण को एक साथ हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो यही हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब समझ गए। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, बहुपद। इससे पहले जस्ट बहुपद पढ़े हैं। तो बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है ये भी आप थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम देते 5x प्लस, तो ये सब बहुपद है, लेकिन यहाँ पर कितना है, ये देखिए ये एक दो चर में है ना, चर दो गो, चर मतलब ABCD का अक्षर जो दो गो है, तो ये दो चर वाला बहुपद हो गया। मतलब ये जो है ये इसमें चर दो गो है, x और y है, दो चर वाले बहुपद हो गया। और समीकरण ही नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए, और इसका इसमें भी दो चर है, दो चर वाला द्विघात बहुपद हो गया। इसमें देखा था क्योंकि घात इसका दो है ना अधिकतम। उसी प्रकार अनेक एग्जाम्पल हो सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर सॉरी प्लस 10, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये सब क्या है, ये सब आपका बहुपद है। के बराबर में कुछ नहीं है तो बहुपद है। अब बराबर में अगर कोई अंक आ जाए या शून्य आ जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, समीकरण। और तो बहुपद और समीकरण में बस यही फर्क है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो विधि है, जो है आपका पहला ग्राफीय विधि, जो आपका आज से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राफीय विधि, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बनता है ग्राफ का 5 नंबर का। तो ये पहला विधि हो गया। ठीक है, दूसरा विधि बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि आपका दूसरा विधि हो गया। तो आप क्या देखें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधि होता है, जो एक होता है ग्राफीय विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि। लेकिन बीजगणितीय विधि में आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि। ठीक है, तो बीजगणितीय विधि में आपका तीन विधि फिर से आता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट प्रश्नावली जो है 3.6 है, उसमें किसके बारे में दिया होगा, देखिए उसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करने वाला क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, तो ये कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/5, मतलब इस तरह से। तो ये रैखिक नहीं है, दो चर वाला समीकरण तो है लेकिन रैखिक थोड़ी है, तो रैखिक युग में बदलना पड़ता है अपने को। जैसे 1/x, तो 1/x का मतलब क्या हुआ, इसको अगर
1/x है, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, x को ऊपर टानिएगा तो x पावर माइनस का 1 ना हो गया पावर, तो ये रैखिक नहीं हुआ, तो इसको बदलना सीखते हैं, रैखिक में बदल करके कैसे हल करते हैं, तो ये 3.6 में सीखेंगे। अखिला अपने गांव के मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला एक खेल है, समझे, जो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है, क्या है हुपला खेल, एक खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। जिसे मेला में जाते हैं एक हुपला खेल होता है और वहां पर क्या होता है कि आपको उसमें सामान का कुछ आइटम रखा होता है, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, इस प्रकार से होता है, सामान सब अलग होता है और आपको एक रिंग दिया जाता है, उस रिंग को फेंकना है, उस रिंग को जब फेंकिएगा तो उस वस्तु पर गिरेगा, बिना स्पर्श किए उस वस्तु को ढक लेता है तो उस सामान आपका हो जाता है, ठीक है, उसी को हुपला नाम है। चरखी तो जानते हैं ना, चरखी जो गोल झूला होता है, यूं झूलता है, वो होता है आपका चरखी, ठीक है, चरखी जो झूला है। खेलना चाहती थी, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसे चरखी की सवारी की, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया, हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करने पड़े, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार हुपला खेल, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपया खर्च किया, जो है खर्चा उसका 20 रुपया है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन में बस इतना ही आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा कंसल्टेशन रहना पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के समीकरण कैसे बनाए, ठीक है। समीकरण जब बन जाएगा तो उसके बाद सारा आसान काम है जो आप 9th में करते आए हैं। तो यहाँ तक आपका देखिए, इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है जो समीकरण कैसे बनाए, तो इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर से हम क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। अखिला अपने गांव के मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। देखिए सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा कि माना x बार चरखी की सवारी की और y बार हुपला खेल खेला, ठीक है, इसमें मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो लिखते हैं तथा y बार हुपला खेल खेली, ठीक है। तो ये काम करना है सबसे पहले कि माना अखिला ने x बार चरखी की सवारी की तथा y बार हुपला खेल खेली, ठीक है, ये मान लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग करेंगे, यानी आगे बनाएंगे। यहाँ से आपका हल है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अखिला अपने गांव के मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला एक खेल के बारे में समझा जाए, हुपला खेल खेलना चाहती थी, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की। हुपला खेल खेला तो हुपला खेल कितना बार खेला, y बार हुपला खेल खेला माने है, तो y लिखिएगा। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, इस लाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जितनी बार हुपला खेल खेला, तो हुपला खेल को हम y माने हैं, तो y बराबर उससे आधी बार चरखी की सवारी की, उससे आधी बार चरखी की सवारी की, तो चरखी का x है तो x/2 होगा, यहाँ पर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ काम किए हैं। देखिए कैसे किए, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, तो हुपला खेल को हम y माने हैं, तो y एडिटिव, उससे आधी बार चरखी की सवारी की, तो चरखी के सवारी क्या है, x है, चरखी के सवारी में आधा कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से बनाए हैं, बहुत आसान सा बात है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो समझ जाइएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 2 में y से तो 2y हो जाएगा, बराबर x है, x हो जाएगा।
इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। एक और समीकरण बनेगा, आगे देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ तक तो कर लिए। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला तो हुपला को हम वाई माने थे, तो वाई। उससे आधी बार चरखी की सवारी की तो चरखी के एक्स माने थे, उसमें आधा किए, क्रॉस मल्टीप्लाई जो हुआ वो सब करके समीकरण इसको 1 मान दिए। अब आगे देखिए, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया, मतलब प्रत्येक बार का मतलब हुआ कि जय बार सवारी करिएगा चरखी पर प्रत्येक बार में हर एक बार पर 3 रुपया लेगा, ठीक है। तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करना पड़ेगा, मतलब प्रत्येक बार जितना बार हुपला खेलेंगे उतना बार हर एक बार 4 रुपया क्या होगा, देना होगा। तो इस तरह से करते उनको कितना पैसा लगा, कितने बार हुपला खेला और चरखी की सवारी कितना बार किए, तो उनको कुल 20 रुपया खर्चा करना पड़ा। ये बात है। तो देखिए, हम तो यहाँ पर मान ले, हम थोड़ी जानते हैं कि कितना बार हुपला खेला, कितना बार चरखी की सवारी की, वो तो हम जानते नहीं है। तो नहीं जानते हैं तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, जो हम माने हैं अखिला ने x बार चरखी की सवारी की और y बार हुपला खेला, क्या हम तो जानते नहीं है कि क्या बार चरखी की सवारी किया, क्या बार हुपला खेला, हम x और y माने हुए। तो ये बात तो हम जानते हैं ना कि एक बार जब चरखी की सवारी करेगा तो 3 रुपया और हुपला एक बार खेलेगा तो 4 रुपया। तो x बार खेला, x बार अगर मान लीजिए कि अखिला x बार चरखी की सवारी की, x बार एक बार के 3 रुपया लगता है, तो x बार के कितना हो जाएगा, x बार के लिए हो जाएगा 3x, एक बार के लिए 3 रुपया, तो x बेर किए तो 3 में x मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम कहेंगे 5 बार, तो 3 5 15, 3 में 5 से गुना करिएगा तब ना होगा। तो इस प्रकार हम जानते थोड़ी है 3 बार 4 बार 2 बार 1 बार नहीं जानते हैं, तो x बार माने तो एक बार के 3 रुपया, तो x बार के 3x प्लस, क्योंकि जोड़ 4 का 20 रुपया दिया और 4 बार हुपला खेला, तो एक बार के 4 रुपया लगता है और y बार हुपला खेला है, तो 4y हो जाएगा। 4 में y से मल्टीप्लाई करिए, तो टोटल कितना पैसा लगा उसको, 20 रुपया, यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये हम इक्वेशन बना लिए, यानी बीजगणितीय रूप में इसको कर लिए। अब इसको ग्राफ खींचना होगा, ठीक है, इसको ग्राफ पे दर्शाना है तो क्या आएगा, तो ये अपना हो गया समीकरण, ये 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। तो ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, तो वो दो बिंदु निकालेंगे। 2 से ज्यादा भी बिंदु निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ज्यादा जितना भी बिंदु आप निकाल सकते हैं निकालिएगा तो उसे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 2 बिंदु ग्राफ खींचने के लिए मस्ट होता है। तो हम यहाँ से इसके लिए पहले 2 बिंदु निकालते हैं, तब इसके लिए निकालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हम x बराबर 0 ले रहे हैं, x बराबर अगर 0 लेंगे तो कितना आएगा, x पर अगर हम 0 लेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो 2y बराबर x पर 0, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मिलेगा y के जब बराबर करेंगे तो 0 बट्टा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, यानी यहाँ पर आ गया 0, y का वैल्यू आ गया 0, ठीक है। तो देखिए y बराबर 0 आ गया। अगर मान लीजिए अब y पर हम 0 रखेंगे, तो y पर 0 रखेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए y पर 0 नहीं रख रहे हैं, हम y पर 1 रख रहे हैं। y पर अगर 1 रखेंगे, y बराबर 1 लेंगे, तो फिर यहाँ पर 2 है तो 2 और इंटू y की जगह हम 1 ले रहे हैं, तो 1 बराबर x है तो x, तो यानी यहाँ से आएगा 2 इकाई 2 बराबर x, यानी x का वैल्यू आ गया 2। तो इसके लिए बिंदु यहाँ पर मिला 0,0 और यहाँ पर मिला x का मान 2 आया है, तो बिंदु यहाँ पर आया, बिंदु देखिए यहाँ पर क्या आया, x का पहले लिखिएगा तब y का, तो x का 2 y का 1, तो 2 का मान 1 बिंदु यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसके लिए 2 बिंदु अपने पास आ गया है। देखिए, ये जरूरी नहीं कि हम चाहे लेकर के चल रहे हैं वही लीजिए, आप x बराबर आप 5 10 50 कुछ भी ले सकते हैं। y के मान हम 1 लिए हैं तो जरूरी नहीं कि y पर 1 लीजिए, आप जो मान है आपको लीजिए, लेकिन ये हमेशा प्रयास कीजिए कि दशमलव में न आए। हालांकि दशमलव में आएगा तो गलती नहीं होगा, सही है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ में घिच पिच हो जाता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, फ्रेश वैल्यू ही क्या बोलते हैं पूर्णांक में आना चाहिए, वो सब वैल्यू अच्छा होता है। अब इसके लिए फिर 2 बिंदु जूम कर लेते हैं, तो फिर अगर मान लीजिए x पर हम 0 ले लेंगे, x बराबर 0, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 3 है तो 3, x यहाँ है तो यहाँ पर 0 रखिएगा, तो 0 साथ में है तो मल्टीप्लाई प्लस 4y बराबर 20, तो ये तो 0 में चला जाएगा ना,
3 में 0 से गुना करिएगा 0 आ जाएगा, तो 0 से बात खत्म कर दीजिए ना। 4y बराबर 20, तो y बराबर कितना आएगा, y तो 20 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 पंचे 20, तो y बराबर 5 आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आया, बिंदु यहाँ पर आया, यहाँ पर बिंदु आ गया। देखिए x का मान है 0, x पर हम 0 लिए हैं, तो y पर कितना मिला है, 5 मिला है, तो बिंदु ये हुआ। अब देखिए अब हम y पर 2 ले लेते हैं, 2 लेने से क्या होगा कि कट पिट जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर 2, हम y बराबर 2 बिंदु इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 है तो 3x प्लस 4 और साथ में है तो मल्टीप्लाई, y की जगह हम 2 रख रहे हैं ताकि कट जाए 0। 2 के अलावा और बिंदु हो सकता है, जो यहाँ पर रखिएगा तो कट जाएगा, या x पर लगातार आप लग जाइए तो y के भी लग जाएगा, जैसे करिए, लेकिन हम y बराबर 2 लिए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 20, यहाँ से क्या आया 3x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 20, तो 3x के जब बराबर करेंगे तो 20 माइनस 8, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा 3x बराबर यानी 12 माने 20 में से 8 घटाइएगा तो 12 आएगा, तो यानी 3 यानी x के बराबर करिएगा तो 12/3, यानी x बराबर यहाँ से मिला 3 चौक 12। तो यहाँ पर बिंदु क्या आया, बिंदु अपने पास है, x का पहले लिखिएगा, x पर हम लिए हैं, y पर 2 लिए हैं तो x पर 4 आया है, तो यानी पहले x का मान लिखिए 4 तब y के लिखिए, बिंदु हमेशा x का y के हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है। तो बस इतना काम हो गया है, इसके लिए 2 बिंदु, इसके लिए 2 बिंदु आ चुका है। अब ग्राफ खींच लेते हैं, तो ग्राफ खींचेंगे तो देखिए एक और बात ध्यान दीजिए कि जो बिंदु है यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर सब धनात्मक है, यानी प्लस वाला है, माइनस वाला नहीं है, तो हम ग्राफ डायरेक्ट प्लस वाला बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ जो है हम डायरेक्ट प्लस वाला बना रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 0 यहाँ पर मान लीजिए 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो सब सिस्टमेटिकली रहता है, यहाँ तो आप जो कि हम बनाते नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर हम बनाएंगे उसी लॉजिक से आपको ग्राफ में बनाना है, बिल्कुल आंसर सही आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए तो ये हम बना दिए। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। माइनस वाला नहीं दिए हैं क्योंकि माइनस वाला कहीं पर बिंदु अबे नहीं किया, देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं दीजिए, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ से अब देखिए पहले इसके लिए जो है आपका बिंदु 0,0 है, तो 0,0 तो ये हुआ मूल बिंदु, जब का ये हुआ 0,0। उसके बाद है 2,1, तो 2 यानी x पर 2 y पर 1, x पर 2 y पर 1, x पर 2 y पर 1 यहाँ पर आना पड़ेगा। ये हुआ आपका 2,1, इसको यहाँ से मिला दीजिए तो ये हो गया, ठीक है। ये आपका पहला वाला के लिए हो गया जो था 2y बराबर x, सब समीकरण दर्शा दीजिएगा। उसके बाद अगला बिंदु की देखिए क्या है, अगला है 0,5। देखिए अगला है आपका 0,5, तो 0 यानी x अक्ष पर 0 जाना है, तो 0 मतलब सबका यही हुआ, और y पर 5, तो y पर 5 के मतलब यहाँ पर माने ये बिंदु होगी आपका 0,5 है ना, 0,5, तो माने 0 का मतलब x अक्ष पर 0, तो यानी नहीं चलना है, y पर 5 चल गया डायरेक्ट। उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु है 4,2, तो 4 आपका x अक्ष पर ये रहा 4, और y अक्ष पर 2 के सी के जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 4 और 2 मान लीजिए ये है। देखिए ग्राफ में सटीक आपको मिलेगा और आंसर भी पता चलेगा, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो यहाँ से ये हो गया, तो क्या नाप जो नहीं बना, लाइन भी टेढ़ हो रहा है, इसको आप ग्राफ में बनाइए, आपका बेहतर बनेगा, ठीक है। तो इसका ये भी हो गया, इसका बिंदु का भी ग्राफ हम खींच लिए। ये आपका समीकरण क्या है उसको यहाँ पर नोट कर दीजिए, तो समीकरण है इसका समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 20, तो ये इसका समीकरण है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जहां पर दोनों ग्राफ प्रतिच्छेद किया ना, ये प्रतिच्छेद किया, तो इसका यही आंसर होगा, यानी ये कटेगा 2 के सामने, इधर से देखिए x अक्ष से हो जाएगा 4 और y अक्ष से हो जाएगा 2, 4,2 है, ठीक है।
तो ये देखिए ये ग्राफ और ये ग्राफ यानी दोनों रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही इसका आंसर होता है। तो 4,2 है, 4,2 है, ठीक है, 4,2 है तो इसका मतलब x का मान हो गया 4, x बराबर 4 हो गया और y बराबर 2 हो गया। क्योंकि x का मान y के हिसाब से बिंदु लिखते हैं ना, x का मान 4 y का मान 2। तो यहाँ पर ही x किसको माने हुए थे, x किसको माने हुए थे, देखिए तो माना अखिला ने x बार चरखी की सवारी की। तो चरखी की सवारी कितना बार की, चरखी की सवारी, चरखी की सवारी 4 बार की। हुपला खेल 2 बार खेला, ठीक है, यहाँ से पता चल गया। तो जहां पर दोनों ग्राफ प्रतिच्छेद करता है वही प्रतिच्छेदन बिंदु आंसर होता है। x का 4 x प्रतिच्छेदन बिंदु कितना था, 4,2, तो x का मान 4 y का मान 2। तो x माने थे अखिला ने चरखी की सवारी कितना बार की, x बार, तो x का मतलब 4 आया तो 4 बार, और y हुपला तो y के मतलब यहाँ पर 2 आया है तो 2 बार हुपला खेल खेला, ये इसका आंसर है। उदाहरण 2 है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब होता है कि जो ये स्टेटमेंट लिखा है उसको आपको समीकरण में बदलना है, और जब समीकरण में बदल दीजिएगा तो उसको ग्राफ खींचिए यानी ज्यामिति में उसको बनाइए, ठीक है, ग्राफ खींचना ज्यामिति कहलाता है, ठीक है। तो करते हैं शुरू। देखिए इसमें बात क्या है कि 2 पेंसिल है और 3 रबड़ है, 3 रबड़ जो है 9 रुपया में खरीदी है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ कितना में खरीदी, तो 9 रुपया में, ये बात कंफर्म हो गया। उसी प्रकार की 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपया में खरीदी कौन, सोनाली। तो यहाँ पर लिखिए 4 पेंसिल और 6 रबड़ ये खरीद ली 18 रुपया में। जब देखी किस तरह का नई पेंसिल और नई रबड़ है तो वो भी उसी तरह का 4 को पेंसिल और 6 को रबड़ 18 रुपया में खरीद ली कौन, सोनाली। तो दोनों का जो सामान सब था जो खरीदी वो लिख लिए। तो अब बताइए एगो पेंसिल का दाम कई रुपया है, एगो रबड़ का दाम कई रुपया है, ये तो आप नहीं जानते हैं क्या, तो इसको मानना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर 2 पेंसिल और 3 रबड़ किनी तो 9 रुपया में खरीदी, तो 2 गो पेंसिल और 3 गो रबड़ किनी तो पेंसिल का रुपया का हुआ, रबड़ का रुपया के हुआ, जो 9 गो दी पता नहीं है, इसलिए पता नहीं है कि आपको रेटे मालूम नहीं है कि पेंसिल का रुपया खरीदी रबड़ का रुपया खरीदी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पेंसिल का कीमत x रुपया तथा रबड़ का कीमत y रुपया। माना एक पेंसिल का कीमत x रुपया तथा एक रबड़ का कीमत y रुपया है। तो मान लिए मालूम नहीं था कि 2 गो पेंसिल 3 रबड़ किनी 9 रुपया दे दी, 4 गो पेंसिल 6 गो रबड़ किनी 18 रुपया दिए। तब अपने को मालूम कहाँ है जो पेंसिल का रुपया किना रबड़ का रुपया, मालूम नहीं था। तो मान लिए कि माना एक पेंसिल का कीमत x रुपया था, एक रबड़ की कीमत y रुपया। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको चला देंगे बस। तब लिखेंगे ये अपने को दिया हुआ, ये जो है ये दिया है, ठीक है, ये जो है ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रश्न से देखिए अब शुरू कर रहे हैं। प्रश्न से देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 पेंसिल है और 3 रबड़ है। तो 2 पेंसिल है और 3 रबड़ है। तो एक पेंसिल का कीमत हम x रुपया मान लिए और एक रबड़ का कीमत y रुपया मान लिए। तो 2 गो पेंसिल की ना एगो पेंसिल का दाम है x रुपया, तो 2 गो पेंसिल का 2x रुपया हुआ। और मान लीजिए कि हम कहते पेंसिल 5 रुपये, तो 2 गो का तो 10 रुपया हो जाता, लेकिन रेट मालूम थोड़ी है, इसलिए ना x और y माने हैं। तो 2x हो गया और प्लस 3 गो रबड़ ना खरीदा है, रबड़ 3 गो खरीदा है, तो एक रबड़ का कीमत है y रुपया। तो यहाँ से हम 3y कर लेंगे और बराबर इसी का कीमत तो 9 रुपया लग रहा है, तो बराबर 9 हो जाएगा।
ठीक है, इसको समीकरण एक मान लीजिए। उसके बाद 4 को पेंसिल खरीदा, एक पेंसिल का कीमत है क्या रुपया, तो x रुपया, तो 4x यहाँ से हो जाएगा प्लस। और उसके बाद 6 गो रबर कीना था, एगो रबर का कीमत है y रुपया, तो 6y हो जाएगा बराबर 18। इसमें आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2 इसमें क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6, यानी 2 तिया 6 तो 3y और बराबर 18। तो इसे ही कट जाएगा 2 × 18। तो यहाँ से 2x, देखिए समीकरण जितना सिंपलिस्ट हो सके उतना कर देना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन उससे आसान पड़ता है। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ से बस वही काम करना है, इसके लिए 2 बिंदु एज्यूम करिए, इसके लिए 2 बिंदु एज्यूम कीजिए, अगर आप खींच दीजिए बस उतना ही करना है। तो यहाँ से समीकरण 1 से पहले करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में अपने पास है 2x प्लस 3y बराबर 9। x के जगह अगर मान लीजिए हम 0 ले रहे हैं, x के जगह 0 रखेंगे, x पर 0, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको हम बार बार बोलते हैं कि हम x 0 लिए हैं, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब x पर आप 5 लीजिए, 7 लीजिए, जो माना लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बात जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो आप जो मन है लीजिए, आप स्वतंत्र है। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे x के जगह 0, तो 2 गुने x के जगह 0 भरिएगा प्लस 3y बराबर 9। तो यहाँ तक 0 में चला जाएगा, तो यानी 3y बराबर 9 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y के यानी y के बराबर करेंगे तो 9/3, तो यानी 3 आ गया। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया, देखिए बिंदु मिल गया, बिंदु आ गया अपने पास। पहले x का लिखिएगा तब y का, जो कि 3 आया है। तो 0 का मान 3, एक और बिंदु इसके लिए चाहिए, रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए x पर हम 3 रख रहे हैं, ठीक है। अब x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, x पर 3 रखिएगा तो यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 3y बराबर 9 है। ये आपका समीकरण है। तो इसमें रखिएगा तो 2 और x के जगह 3 भरिए, साथ में तो मल्टीप्लाई प्लस 3y बराबर 9। तो यहाँ से 3 दूनी 6 प्लस 3y बराबर 9। तो यहाँ से फिर बनेगा, देखिए 3y के बराबर करेंगे, तो 3y के बराबर करेंगे तो 9 प्लस में तो माइनस में, यहाँ से 3y बराबर आ जाएगा 9 में से 6 गया था 3, यानी फिर यहाँ से y के जब बराबर करेंगे तो 3/3 यानी 1 आ गया। यहाँ से बिंदु आ गया x पर 3 रखे हैं और y पर 3, x पर 3 रखे तो y पर 1 आया, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण बराबर है, ये समीकरण दोनों समीकरण बराबर है आपस में, तो बिंदु भी बराबर होगा दोनों का, इसका भी बिंदु वही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब समीकरण बराबर है तो बिंदु तो वही फिर हो जाएगा। तो 0,3 तथा एगो हो गया आपका 3,1, ठीक है। ये दोनों बिंदु, देखिए दोनों समीकरण बराबर है, तो दोनों को समीकरण बराबर कब होता है, तो ये बराबर है, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये आप अगले प्रश्नावली में अच्छा से समझिएगा और इसको फुल डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए अभी आपको उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं लेना है। तो ये और ये समीकरण बराबर हो सकता है, तो बराबर है इसलिए तो हम दोनों बिंदु बराबर लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या किए, अभी तक बीजगणितीय रूप में कर दिए, यानी समीकरण बना लिए, बिंदु भी एज्यूम कर लिए, और अब क्या इसका ज्यामिति यानी ग्राफ खींच रहे हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए देखिए बिंदु को एक बार देखा जाए तो 0, 3 है एगो, और एक है 3,1 का पहला समीकरण का, दूसरा का भी वही बिंदु है क्योंकि समीकरण बराबर हो गया था। तो यहाँ से क्या करेंगे, कहने का मतलब देखिए कि यहाँ माइनस वाला जो है बिंदु ये को नहीं है, तो माइनस वाला नहीं है, हम पल्से वाला की ओर जाते हैं, ग्राफ जो खींचते हैं तो पल्से वाला सिर्फ बना लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से कर लेते हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। चलिए अब बिंदु देखिए क्या है, इसके लिए 0,3, 0,3 और 0 यानी x पर 0, यानी x पर 0 यानी x लाइन ये है तो नहीं चलना है कहीं, y पर 3 तो ये रहा, ये आपका हुआ 0,3 बिंदु हो गया। उसके बाद है एक 3,0, तो x पर 3 और y पर 1, तो ये हो गया, ये इसके सीखे यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 3,1, ठीक है। यहाँ से इसको मिला लीजिए,
तो इसको मिलाइएगा तो इस तरह से आएगा। देखिए आप लोग नाप के बनाइए स्केल से, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ उड़ हो रहा है, स्केल से नाप के कॉपी में बनाइएगा, अगर आप कॉपी में बनाइएगा तो बेहतर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका किसका, तो ये हुआ ये पहला वाला समीकरण का समीकरण भी यहाँ पर दर्शा दीजिए, जो है 2x + 3y = 9 ये है। अब देखिए दूसरा समीकरण का भी बिंदु वही है, तो वही है इसलिए क्योंकि दोनों समीकरण का बराबर है, तो उसका भी वही बात हो जाएगा। तो इसी पर मतलब वही लाइन पर इस समीकरण का जो लाइन है ना, इसी लाइन पर दूसरा का समीकरण का जो है ग्राफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका जो है अनंत हल हो जाएगा, समझे। इसी लाइन पर उसका भी लाइन जा रहा है, यानी पहला समीकरण का ग्राफ दूसरा समीकरण का ग्राफ बराबर है, तो इसी पर वो जा रहा है, तो इसका अनंत हल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यानी इसके बारे में हम अगले प्रश्नावली में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम इसका ग्राफ खींच लिए, तो ये आपका ग्राफ हो गया, आंसर यही है, क्योंकि इसमें ये ना पूछा है, देखिए सीधे बोला है कि बीजगणितीय, तो बीजगणितीय का मतलब जो स्टेटमेंट है पढ़ के समीकरण बनाए, बनाने के बाद ग्राफ खींचने के लिए बिंदु एक जूम करना पड़ता है, वो कर लिए। तो बोला है कि ग्राफ ये यानी ज्यामिति यानी ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त कर दिए। ये थोड़ी पूछा है कि कई रुपया दाम है, नहीं है, इसे तो कुछ पूछा नहीं, यही इसका आंसर हो गया। इसका अगला एग्जांपल आपका समीकरण ये और ये द्वारा निरूपित की गई है, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी देखिए ये जो है आपको समीकरण दिया है, आपको सिर्फ ज्यामितीय रूप में बताना है, यानी ग्राफ खींचना है। तो बात हुआ है रेल के पटरी के बारे में। तब जानते हैं कि रेल का पटरी कुछ इस प्रकार का होता है, रेल का पटरी ऐसे ना होता है, इसे होता है, रेल के पटरी इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात है, इसका मतलब इस तरह से, मतलब ग्राफ से खींचेंगे ना तो इस तरह से लाइन जाएगा, ठीक है। तो ना बोला है कि दो रेल पटरियां का समीकरण ये है और ये है, तो ये है तो रेल पटरी इस तरह का होता है। ये लाइन जो दिख रहा है, ये रेखा, इसका समीकरण एगो होगा, एगो इसका होगा, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, इसमें आपको सिर्फ ग्राफ खींचना है। तो जो समीकरण है पहला उसको लीजिए, जो है आपका x + 2y, x + 2y माइनस का 4 = 0, ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसको समीकरण 1 दीजिए ना, इसको 2 दीजिए, जो है आपका 2x + 4y -12 = 0, ठीक है। तो यहाँ से बस बिंदु इसके लिए 2, इसके लिए 2 जूम कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए x + 2y, इसको 4 को नहीं भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x पर अगर मान लीजिए हम 0 सोचे, x = 0 रखेंगे, x पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आएगा 0 प्लस, क्योंकि x की जगह 0 रखिएगा, तो 0 + 2y = 4, यानी 2y के जब बराबर करिएगा तो यानी ये तो जोड़ने के बाद वही ना होगा, आई 4 रह जाएगा, तो y बराबर क्या होगा 4, ये बट्टा में जाएगा 2 दूनी 4, यानी यहाँ से y = 2 आ गया। तब देखिए y पर हम 0 ले रहे हैं, तो x + 2 × y के जगह 0 भरिएगा, तो x प्लस इसको मल्टीप्लाई करिएगा 0 हो जाएगा और 4, तो यानी ये तो 0 x + 0, तो यानी x रह गया। तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x = 4, ठीक है। यहाँ से बिंदु अपने पास कितना आया, एक बिंदु यहाँ से मिला, जो है पहले x का वैल्यू लिखिएगा, बिंदु x, y के हिसाब से होता है, तो 4, 0 ये बिंदु आ गया। उसके बाद इसका 2 बिंदु हम एक जूम कर लिए हैं, ये है और एक ये है। अब इसके लिए 2 बिंदु एक जूम कीजिए, तो यहाँ पर x बराबर हम ले रहे हैं मान लीजिए 0, ठीक है। x पर हम 0 रख रहे हैं, आपको जो मन है वो रखिए, ठीक है। 0 रख रहे हैं क्योंकि 0 रखना आसान होता है। अब यहाँ पर 2x + 4y, इसको बराबर कोने भेजेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस में है तो। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए 2 और x के जगह 0 रख रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि साथ में है तो गुना में 0 है, 4y = 12। तो फिर यहाँ से जब ये तो 0 में चला जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा तो 4y + 0, तो फिर 4y हो जाएगा, तो 4y = 12, और यहाँ से फिर y के जब बराबर करेंगे तो 12 × 4, तो 4 × 3 = 12, 3, यानी बिंदु यहाँ से मिला। चलिए अब यहाँ से फिर y के लिए रखते हैं, मान लीजिए y पर भी हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। y पर अगर 0 रख रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से समीकरण लिखते हैं, जो है 2x + 4y = 12, ठीक है। यहाँ से देखिए
2y प्लस 4 है तो 4y के लगभग 0 बराबर 12। तो यहाँ से 2y देखिए 0 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ से तो y बराबर करिएगा तो 12/2 यानी y बराबर आ गया 2 छक 12 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु मिला x पर 6 सॉरी x है। ठीक है, तो x बराबर कितना मिला 6, तो x पर 6 y पर 0। बिंदु हमेशा x का मान y के हिसाब से लिखा था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो x का मान 0 y का मान, नहीं कि y के मान 0 रखें तो पहले 0 आता है, नहीं पहले x का मान तब y का मान। तो हम बिंदु इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2 एज्यूम कर लिए हैं। अब अगर आप खींच रहे हैं, अगर आप खींचने के लिए फिर हाँ एक और बात देखिए, जितना बिंदु है सब प्लस का है तो हम प्लस वाला ही अंक लेंगे, सिर्फ माइनस वाला नहीं लेंगे। लेकिन ले लीजिएगा तो कोई गलत नहीं होगा। या एक्स एक्सिस ये होगी आपका वाई एक्सिस, ये 0 हो जाएगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो जहां तक लिखना है लिख दीजिए, क्योंकि हमें लास्टली सबसे अधिकतम अंक समय 6 है था, 6 तक लिखते तो चल जाता, जगह था तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ से ये अब बिंदु जो है ये सब बैठा दीजिए। तो बिंदु अपना है पहला वाला समीकरण का 0 और कमा 2, तो 0 यानी x अक्ष पर 0, तो ये नहीं चलना है, y पर 2, तो ये रहा, ये आपको हुआ 0 कमा 2। उसके बाद है 4 कमा 0, तो y अक्ष पर 4 और 0, तो 4 और 0, इसको यहाँ से मिला दीजिए। आप स्केल जो है, स्केल पेंसिल वगैरह ये सब इस्तेमाल करिएगा तो थोड़ा फिगर बढ़िया बनेगा। यहाँ पर हम स्केल नहीं ले रहे हैं इसलिए टेढ़ हो रहा है थोड़ा सा। पहला समीकरण का ये हो गया लाइन। उसके बाद दूसरा के लिए हो गया ये 0,3, तो यानी x पर 0 y पर 3, जो कि ये रहा, तो 0,3 ये रहा। उसके बाद दूसरा बिंदु है 6,0, तो ये रहा 6,0। ठीक है, आप स्केल का इस्तेमाल करिए, ग्राफ को बनाइए ताकि बेहतर हो। यहाँ पर लाइन जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, क्योंकि नाप का तो बनाते नहीं है, इसके कारण टेढ़ा हो रहा है। अब देखिए इसके आप दोनों का समीकरण लिख लीजिए। पहला का समीकरण है जो है आपका x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसके लिए है 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0, 12 बराबर 0। देखिए यहाँ पर भी समीकरण को छोटा कर सकते थे, देखिए ध्यान हम नहीं लिए, इसको भी छोटा आप कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से ये आ गया, तो ये आ गया, तो ये बोला था ना 2 रेल के पटरी, तो देखिए रेल के पटरी के तरह हुआ। तो यही इसका ग्राफ है, ज्यामिति रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया था, तो हम कर दिए। ठीक है, तो यही इसका आंसर है और इसका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है।